कोयले की खान से एक हीरा निकलता है और मणि की तरह पूरे देश भर में चमक रहा है। आह से उपजा होगा गान, आंखों से उमड़ कर चुपचाप बही होगी कविता अनजान। लेकिन इतना है कि प्रेम के बाद आदमी हंसने के लायक हो जाता है, लेकिन प्रेम विवाह के बाद हंसने के लायक ही नहीं बचता। यहाँ तो हर घड़ी चाहत बदल जाती है, पर सुन ले जो समझे मौन की भाषा, वही है प्यार जाने मन। शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूँ, तुम आंखों से बोलो। तेरे गालों का डिम्पल और नीचे काला तिल, तुमसे मिलना और बिछड़ना कितना है मुश्किल। ये है अनूप शिल्प राम, अल्प का विकल्प राम, कल्प का प्रकल्प राम, राम आठोयाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु और हमारे आज के कार्यक्रम जिसका नाम है कवि मन के संग में आज हमारे बीच एक ऐसे कवि उपस्थित हैं, ऐसे कवि मौजूद हैं जो हास्य की कविताओं को लेकर पूरे देश में, देश के बड़े बड़े शहरों में अपना डंका पीट रहे हैं। और ऐसे कवि जिनका नाम है हीरा मणि वैष्णव जी, जो हमारे कोरबा ज़िले से आते हैं। कोरबा वही कोरबा जहाँ कोयले की खान से एक हीरा निकलता है और मणि की तरह पूरे देश भर में चमक रहा है। तो आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हीरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है कवि मन के संग। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु जी, और आरजे न्यूज़ के तमाम दर्शकों को मैं पुनः नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं आपके बचपने से, आपके जीवन से, क्योंकि आज हम देखते हैं आज आप बहुत बड़े हास्य के कवि हैं, उभरते हुए कवि हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ इस हास्य कवि का बचपना कैसा था? इस हास्य कवि का बचपन निसंदेह हास्य में ही गुजरा है। एक्चुअली क्या है, मैं पढ़ाई में तो पहले से ही अव्वल था, पढ़ाई लिखाई ठीक अच्छे से चलती थी, लेकिन घर में मेरी कुटाई हमेशा होती थी। क्या है, मैं बदमाशियाँ बहुत करता था। और जैसे एक सामान्य सी बात है कि उस समय वो कंचे खेलने वाली कहानी रहती थी, तो मेरे यहाँ पापा देख लेते थे, उसके बाद तो जम के कुटाई होती थी। और वो मतलब ताश वाश खेलने वाली कहानी होती थी, ताश वाश खेलता था, मतलब क्रिकेट खेलने जाने की कहानी है, तो किसी लड़की की चोटी खींच देनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से बदमाशियाँ बहुत रहती थी और कुटाई पिटाई होती रहती थी। और इसके बाद क्या है, मेरे साथ मेरे जो दोस्त रहते थे वो सारे दोस्त बहुत अच्छे थे और उन लोगों को हंसाना ही मेरा काम था। और कई प्रकार की चीज़ें अपन करते रहते थे। हमें मतलब ये समझ लो आप कि हमेशा कुछ ना कुछ कांड होते रहता था जी। तो मतलब बचपन में जो हीरा अपने दोस्तों को हंसाता था आज पूरे देश को हंसा रहा है। तो एक ऐसे समय में हीरा जी हम लोग जी रहे हैं जहाँ बहुत तनावपूर्ण ज़िंदगी है हमारी, मतलब इतने स्ट्रेसफुल, आजकल छोटे छोटे बच्चे जो देखते हैं डिप्रेशन में है। तो इस गम भरी ज़िंदगी में हीरा मणि वैष्णव खुशियाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ बटोर रहे हैं और बांट भी रहे हैं। तो इसके पीछे का आपका दर्द कितना है? क्योंकि मैंने जिन शायरों को सुना है उसमें किसी की 2 पंक्तियाँ थी कि हंसता भी हूँ तो अपने आंसू समेट कर, हंसता भी हूँ तो अपने आंसू समेट कर, वो क्या खाक हंसेंगे जिन्हें रोना नहीं आता। तो इन हंसी के पीछे हीरा मणि वैष्णव कितना रोए हैं या कितना गम छिपा कर बैठे हैं? देखिए, अभी हम ऑन माइक हैं, ऑन कैमरा हैं, मैं बताऊंगा नहीं कि मैं कितना रोया हूँ, कितना दर्द है मेरे जीवन में। लेकिन सुमित्रानंदन पंत जी की एक पंक्तियाँ हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, आँखों से उमड़ कर चुपचाप बही होगी कविता अनजान। मतलब हर कवि जो होता है, हर शायर जो होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक दर्द छुपा रहता है। और कहते हैं कि पुराने ज़माने में कहावत हुआ करती थी कि जो आदमी समाज से सताया हुआ होता है, जो आदमी कानून से सताया हुआ होता है, जो आदमी प्रेमिका से सताया हुआ होता है, जो आदमी माँ से बाप से सताया हुआ होता है, जो आदमी राजनीति से सताया हुआ होता है, जो आदमी सरकार से सताया हुआ होता है, वो नक्सली या आतंकवादी बन जाता है। इस टाइप से कहानियाँ होती थी। लेकिन मेरा मानना है कि जो आदमी सब चीज़ से सताया हुआ होता है वो कवि बन जाता है। अच्छा, इसलिए कहते भी हैं कि दर्द जब आंखों से निकले तो वो कायर होता है, लेकिन वही दर्द जब लफ्ज़ों पे उतर आए तो वो शायर होता है। क्या बात, बिल्कुल। अच्छा हीरा जी, मैं चाहता हूँ कि आप प्रेम की भी कविताएं लिखते हैं।
तो हाँ, वही प्रेम से फिर आप हास्य की ओर आए हैं, और बहुत मुश्किल काम है कि प्रेम के बाद भी आप हंस पा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रेम की कुछ एक मुक्तक आप सुना दें हमारे दर्शकों को। जी, प्रेम के बाद हंस पाना वाकई काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, प्रेम और विवाह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन इतना है कि प्रेम के बाद आदमी हंसने के लायक हो जाता है, लेकिन प्रेम विवाह के बाद हंसने के लायक ही नहीं बचता। तो प्रेम की परिभाषा में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे दोस्तों यारों के बीच में मेरी एक पंक्तियाँ जो है काफ़ी फेमस है कि तुम्हारे इश्क को मैंने खुदा अनुरूप देखा है, तुम्हारे इश्क को मैंने खुदा अनुरूप देखा है, कि जो प्यासे ने पानी से भरा एक कूप देखा है। तू माने या न माने कृष्ण मुझको है तेरी मर्जी, मगर मैंने सदा तुझ में ही राधा रूप देखा है। क्या बात, क्या बात। तो ये थी हीरामणि वैष्णव के नज़रिए से प्रेम की परिभाषा। लेकिन हीरा जी, आपने प्रेम की बात कही है, तो मैं देखता हूँ कि अभी का जो दौर है, जिस दौर में हम जी रहे हैं, वहाँ प्रेम के मायने कुछ बदले से नज़र आते हैं। हम देखते हैं कि आप एक कवि भी हैं, और ये कवि की और एक पत्रकार दोनों की जिम्मेदारी है कि समाज में जो हो रही ऐसी अव्यवस्थाओं को बताना भी समाज के बारे में, कि प्रेम जो पहले था और अब का प्रेम है, जिसमें प्रेम करने के बाद एक इंसान को, एक लड़की को या फिर एक लड़का हो, उसको उसकी बेटी, उसके बच्चे 35 टुकड़ों में, कोई 10 टुकड़े में, कोई 6 टुकड़े में वापस मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे जो भारतीय संस्कृति रही है उसमें हमने ये प्रेम कभी सिखाया होगा हमारे बच्चों को। तो आपकी क्या राय है इस विषय को लेकर? देखिए, मेरे विचार से प्रेम का अर्थ जो होता है वो हर जगह उसका एक ही रूप होता है। जो प्रेम एक माँ अपने बच्चे से करती है, प्रेम का शाश्वत रूप यही है। और इस शाश्वत रूप में हर जगह, चाहे आप एक दोस्त से दोस्त के बीच की प्रेम की बात कहो, या एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच की बात कहो, या आप किसी और व्यक्ति के बीच की बात कहो, प्रेम का वही रूप होना चाहिए। मैं बताता हूँ कि सियासत और मोहब्बत तो है बस व्यापार जाने मन, सियासत और मोहब्बत तो है बस व्यापार जाने मन, नहीं आता कभी इसमें कोई इतवार जाने मन। यहाँ तो हर घड़ी चाहत बदल जाती है पर सुन ले, यहाँ तो हर घड़ी चाहत बदल जाती है पर सुन ले, जो समझे मौन की भाषा वही है प्यार जाने मन। बहुत सही आपने कही कि एक आशुतोष राणा जी हैं, उनकी एक लाइन भी है कि शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो, शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो, मैं आँखों से सुन सकता हूँ तुम आँखों से बोलो। तो मैं हमारे दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि जो प्रेम आज हम देखते हैं और जो हमें देखने को मिलता है, वो प्रेम नहीं है। हीरामणि जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रेम में आपका आत्मसम्मान और आपका स्वाभिमान नहीं बचा, वो प्रेम फिर प्रेम नहीं रहता। और इस हद तक हमें सोचना भी पड़ेगा कि जिस प्रेम को हम जी रहे हैं उसमें हमारा आत्मसम्मान है या नहीं, क्योंकि जिस प्रेम में आपका आत्मसम्मान शेष नहीं है, वो प्रेम फिर आपके लिए कभी विशेष नहीं। क्या बात, बहुत अच्छी बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं हीरामणि जी, आपके जो बचपन के बाद आपकी जवानियाँ हैं, क्योंकि हमारी बचपन से हमारी जवानियाँ प्रभावित हैं और हमारी जवानियों से हमारे बुढ़ापे प्रभावित होते हैं। तो आपकी जवानियों से पता चल जाता है, उन्होंने बता भी दिया है कि बचपन से वो शरारती रहे हैं। तो आप अभी बालकों में कार्यरत भी हैं, वहाँ जॉब भी कर रहे हैं, और हर शहर में आप कवि सम्मेलन में भी जा रहे हैं। अभी शूटिंग के लिए जब आए तो आप अहमदाबाद, सूरत में कवि सम्मेलन करके आए हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आप नौकरी भी कर रहे हैं और कवि सम्मेलन भी कर रहे हैं लगातार, तो ये दोनों के बीच तालमेल और संतुलन कैसे स्थापित कर पा रहे हैं आप? देखिए, ज़िंदगी का अर्थ ही है संतुलन। ज़िंदगी का अर्थ ही है संतुलन। अगर आप चीज़ों के बीच में आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते, उसको बैलेंस नहीं करते, आप उसको संतुलित नहीं कर सकते, तो ज़िंदगी सार्थक हो ही नहीं सकती। निदा फाजली जी का एक शेर है कि तन बैरागी मन अनुरागी कदम कदम दुश्वारी है, जीवन जीना सहज न जानो बहुत बड़ी फनकारी है। तो वो कहानी है। और रही बात बालकों में, मेरी नौकरी है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में, तो वहाँ नौकरी और कवि सम्मेलन के बीच में तालमेल बिठाने की जो कहानी है, उसके पीछे एक ही चीज़ है कि
आज मैं व्यक्तिगत तौर पे बात करूं तो मुझे मशीनों से भी ज़्यादा तेज़ चलनी पड़ती है, लेकिन इसके मतलब भागा दौड़ी के बीच में मेरे जो सहकर्मी भाई लोग हैं, बड़े भैया हैं, करीबन 30-35 लोग ऐसे हैं जो मुझे हद से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और मैं ऑन कैमरा सबका नाम नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए जो किया है वो मतलब किसी भी हाल में मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता और उसका कर्ज जो है मैं नहीं चुका सकता। लेकिन एक बात है, हमारे यहाँ एक सिस्टम चलता है। सिस्टम ये है कि आप किसी दूसरे की ड्यूटी आप कर सकते हो। जैसे सवेरे 6 से 2 ड्यूटी है, दूसरे व्यक्ति की 2 बजे से रात 10 बजे तक ड्यूटी है, तो हम एक दूसरे की ड्यूटी कर सकते हो। उसको शिफ्ट म्यूचुअल कहते हैं या फिर रेस्ट म्यूचुअल। तो भाई लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया है। मैं जब कभी भी किसी भैया को या मेरे भाई, छोटे भाई लोगों को कहता हूँ कि यार ये शिफ्ट करना है करके, तुरंत वो लोग मुझे हामी देते हैं। तो ये जो सफलता है वो निजी सफलता नहीं है, इसमें न जाने कितने लोगों का योगदान छिपा हुआ है। और सहकर्मी जो मेरे भाई भैया लोग हैं, उन लोगों के अलावा मेरे जो बॉस हैं, उन लोगों का सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा है। उन लोगों के बिना तो ये सफलता जो है या ये कवि सम्मेलन जो है वो बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता। मेरे यहाँ जो मेरे शिफ्ट सुपरिटेंडेंट हैं, धनेश वर्मा सर हैं और संतोष साहू सर हैं और जैनेन्द्र शर्मा सर हैं, वो राजस्थान उनका ट्रांसफ़र हो गया। और हमारे लाइन इंचार्ज हैं जो हेड बॉस हैं, प्रकांत सिन्हा सर, और मेरे टेक्निकल हैं मुरली सर, और शिफ्ट इंचार्ज हैं रविंद्र सर। और इन सब के अलावा अभी जो बालकों में नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई सपोर्ट करने वाले मुझको व्यक्ति थे तो वो करना सर थे, जो मेरे पहले बॉस थे। उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया। और मतलब सारे बॉस जो हैं वो इतना प्यार करते हैं कि जब कभी भी छुट्टी की आवश्यकता होती है या जब कभी भी जल्दी जानी रहती है या लेट से आनी रहती है, तो वो सब जो है वो मैनेज कर लेते हैं। मतलब इस सफलता में मैं अगर हकीकत बताऊं तो केवल और केवल 10% मेरा हाथ है, 90% जो है वो अन्य लोगों का हाथ है। जी, ये एक तरह से एक बड़े आदमी जो होते हैं, बड़े तबके के लोग होते हैं, उनका एक बड़प्पन भी रहता है कि वो अपनी सफलता का श्रेय दूसरे को देते हैं। तो ये आपका बड़प्पन भी है? नहीं, इसमें बड़प्पन वाली कोई बात नहीं है। ये एकदम शाश्वत सत्य है। मैं ऑन कैमरा यहाँ झूठ नहीं बोलूँगा। ये कोई कवि सम्मेलन नहीं है कि लोगों को हंसाने के लिए हमने कुछ चुटकुले यहाँ से उठा लिए, वहाँ से उठा लिए। एकदम सत्य बात है। कल जब आरजे न्यूज़ के माध्यम से इंटरव्यू लोगों तक के पहुँचेगी, तो मैं जो मेरे सहकर्मी भाई लोग हैं उन लोगों को का नाम मैं लेकर के यहाँ से नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में मैं हर भाई का नाम बता करके मैं बिल्कुल उनका शुक्रिया अदा करूँगा। अभी आप सब जो हैं मेरा अभिवादन स्वीकार करिएगा, मेरा नमन स्वीकार करिएगा। मैं आज जो भी हूँ आप ही लोगों के बदौलत हूँ, आप ही लोगों के कारण हूँ, और ये सच से बात है। जी, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ ही महीने पहले हीरामणि जी, आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट था, इंस्टाग्राम अकाउंट था, उसमें 300-400 फॉलोअर रहे होंगे। उसके बाद आज हम देखते हैं करेंट में आपके आज 30,000 फॉलोअर हैं, मिलियन व्यू हैं आपके इंस्टाग्राम रील्स पर। तो ये अचानक एकाएक ऐसा बदलाव क्या आया और आपको कहाँ से ऐसा मोटिव मिला कि आपको ये करना चाहिए इंस्टाग्राम में? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं फेसबुक में हमेशा से एक्टिव रहा हूँ, तो उसमें लगातार मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ कविताएं या फिर कवि सम्मेलन के पोस्टर या फिर कुछ और चीज़ें अपन पोस्ट करते रहते थे। तो फेसबुक में पहले से ब्रांडिंग अच्छी थी। तो इस बीच में क्या है, मेरा छोटा भाई है, चाचा का लड़का है, मेरा पूरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फोटोग्राफी वगैरह का काम वही देखता है। समझ लो हीरामणि प्रोडक्शन का समझ लो कि वो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, पंकज वैष्णव। तो उसने कहा कि भैया एक काम करो, आप इंस्टाग्राम पे भी रील्स डालना शुरू करो। तो मैं बोला उससे क्या फ़ायदा होगा? बोले ये कि इससे जो ब्रांडिंग होगी ना वो अलग ही लेवल की ब्रांडिंग होगी। मैंने कहा ठीक है यार, वीडियो तो तू बनाता ही है, तो एक काम कर, बना दे। तो उसके बाद फिर अपन काम करना शुरू किए, और काम करते करते जो है वो एक चीज़ है, हमने 2 चीज़ों पे ध्यान रखी। एक तो कंसिस्टेंसी और दूसरी ओरिजिनलिटी। हमने ओरिजिनल ही चीज़ें डाली है। मतलब अभी तक के कोई भी म्यूज़िक या कोई भी अदर चीज़ें नहीं डाली है। जो ओरिजिनल कंटेंट है उसी को कट करके अपन इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं। उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट आपके सामने है। तो कुल मिला के एक ही चीज़ है, आप शुद्ध विशुद्ध बने रहो, और दूसरी बात यह है कि आप निरंतर बने रहो। सफलता का सबसे बड़ा
सार्थक मूल मंत्र यही है। जितने हमारे नवोदित कलमकार हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो हीरामणि जी ने कहा कि जो शुद्ध बने रहो और अपनी मूलभूत जो व्यक्तिगत पहचान है उससे हटकर कोई काम ना करे, आप यही कहना चाहते हैं। अच्छा हीरा जी, आप देखते हैं रील्स में भी, कवि सम्मेलन में भी आपको लेडीज़ जो कपड़े रहते हैं उनके नाम, किसी ब्रांड के नाम, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों, आपको एकदम रटे रुटाए याद रहते हैं एक फ्लो में। तो ये मतलब इतना आप तैयारी कैसे करते हैं, उसके पीछे की कहानी और उसके पीछे का मेहनत क्या है, और हमको एक बार आप वो करके सुनाइए, आप कैसे करते हैं? देखिए प्रियांशु जी, मेहनत तो करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप जो है, जैसे मैं हास्य श्रृंगार की कविताओं से जब हास्य की कविताओं की ओर आया तो मैंने देखा कि हमारे कवि सम्मेलन मंचों पे हास्य की कविताएं चलती थी और कुछ चुटकुले चलते थे। मतलब हंसाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अपन करते थे, लेकिन क्या है, कुछ नयापन लाना था। तो उस नयापन को लाने के लिए मैंने पूरी कोशिश ये करी कि कुछ अलग तरीके से करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके, या उनको इंटरटेन किया जा सके, या उनको, या समझ लीजिए कि पूरी भीड़ में खुद को लोगों के नज़रिए से अलग पहचान दिलाई जा सके। इसलिए ये सब करना पड़ा और उसको रटने के लिए, याद करने के लिए करीबन 2 महीने लगे हैं। मैं चाहता हूँ एक बार हमारे दर्शकों को आप वो एक फ्लो में आप एक बार बोल के दिखाइए, क्योंकि वो बहुत ही अद्भुत और बड़ा ही अनोखे तरीके से उन्होंने प्रस्तुत भी किया। इतनी सारी याद करने में मतलब लोगों के पसीने छूट जाते होंगे। जी एक्चुअली मैं वो पूरा सेगमेंट सुना देता हूँ। जी 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 बिल्कुल। एक बार क्या हुआ कि मैं गलती से एक लेडीज़ वेयर में पहुँच गया, तो जैसे ही लेडीज़ वेयर में पहुँचा मेरे सामने समस्या आ गई। समस्या ये आ गई कि न तो मैं वहाँ कुछ ले सकता था और न ही उन लोगों को कुछ बता सकता था कि मैं गलती से यहाँ पहुँच गया। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने उससे कहा कि भाई साहब कुछ दिखा दो यार। उसने कहा क्या दिखा दो? मैंने कहा कपड़े दिखा दो। उसने कहा सर अपने पास कपड़े ही मिलते हैं, आपको क्या चाहिए बताओ। मैंने कहा तुम्हारे पास जो है वो दे दो। तो उसने कहा कि सर मेरे पास कुर्ती, लहंगा, सलवार, साड़ी, मिडी, गाउन, लाइक्रा, प्लाजो, कार्गो, टक्सीडो, स्कर्ट, मैक्सी, पोंचो, शॉर्ट्स, जीन्स, लेगिंग, हल्टर, बाथरोब, कॉर्डिगन, कॉर्सेट, कॉकटेल, क्रॉप टॉप, केमीटॉप, स्विमसूट, ट्रैकसूट, जंपसूट, ट्रेंच कोट, ओवरकोट, लेदर जैकेट, डेनिम जैकेट, ऑफ शोल्डर, वन शोल्डर, चाइना चोली, अनारकली, चिकनकली, शरारा सूट, गरारा सूट, पटियाला सूट, चूड़ीदार से लेकर के सब है। आपको क्या चाहिए ये बताओ। आप देख सकते हैं उनका किस हिसाब से उनका जो फ्लो है, एक फ्लो में बोलना, इतनी सारी चीज़ें याद करना। मतलब एक कवि सम्मेलन में हम जो श्रोता है वो सिर्फ यही देख पाता है कि वो कविता पढ़ रहा है कवि, लेकिन उसके पीछे की मेहनत जो है वो हीरामणि जी ने आज हमें बताया है। अच्छा हीरा जी, आपका एक गीत है कि नैना नैनी ताल हैं उसके, लब है मानो राजमहल। तो ये आप किसके लबों की बात कर रहे हैं और किसके नैनों को नैनीताल और उत्तराखंड की ओर ले जा रहे हैं? देखिए पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि हर कवि या हर शायर जो होता है उसके पीछे जो प्रेरणा रहती है कहीं ना कहीं प्रेम की प्रेरणा रहती है। हालांकि ये बात अलग है कि मेरे पीछे जो कविता लिखने की जो प्रेरणा थी वो प्रेम की प्रेरणा के अलावा जो है वो मेरे दादाजी की भी प्रेरणा थी। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री बद्रीदास वैष्णव जी जो थे वो स्वयं एक कवि थे और बहुत अच्छी अच्छी कविता लिखते थे। तो बचपन में जब मैं समझ लीजिए कि जब से मेरी बहन पैदा हुई तब से मैं अपने दादाजी के साथ रहने लगा। तो मेरा उठना बैठना, नहाना धोना, खाना पीना, स्कूल जाना, स्कूल से आना, ये सारी चीज़ें जो है वो दादाजी के साथ ही होती थी। तो उनसे मुझे कविता लिखने की प्रेरणा मिली थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इस बीच में हुआ ये कि प्रेम की पराकाष्ठा की ओर अपन बढ़े, तो 1-2 बार प्रेम हुआ। तो उस प्रेम के दौरान जो है एक लड़की थी, उससे उसके लिए ऐसा लिखना पड़ा। हालांकि आज उसकी शादी हो गई है और उसका एक बहुत प्यारा बच्चा भी है। हालांकि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है और आगे संभावना भी नहीं है। हालांकि वो हो सकता है वो ये इंटरव्यू देखे, तो मैं चाहता हूँ वो मुक्तक आप एक बार सुना दें। तो वो मुक्तक नहीं है, वो एक पूरा गीत है जी। उसकी कुछ लाइनें आप सुना दें तो। उसकी लाइनें ये है कि नैना नैनी ताल है उसके, लब जयपुर का राजमहल, केश अमेजन का जंगल और दांत है मानो ताजमहल,
कि नैना नैनीताल है तेरे लब जयपुर का राजमहल, केश अमेजन का जंगल और दांत है मानो ताजमहल, तेरे गालों का डिंपल और नीचे काला तिल, तुमसे मिलना और बिछड़ना कितना है मुश्किल, तुमसे मिलना और बिछड़ना कितना है मुश्किल। और इसमें जो आखिरी बंद था वो बंद में बिल्कुल वो भले 7 समंदर पार है मुझसे, मैं उस तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि प्यार की पगडंडी में तेरे साथ जरा क्या चल बैठे। सुनना अगर इस वीडियो के माध्यम से तुम सुन रही हो तो, कि प्यार की पगडंडी में तेरे साथ जरा क्या चल बैठे, प्यार की पगडंडी में तेरे साथ जरा क्या चल बैठे, दुनिया वालों को छोड़ो हम यार सफर को खल बैठे, कि प्यार की पगडंडी में तेरे साथ जरा क्या चल बैठे, दुनिया वालों को छोड़ो हम यार सफर को खल बैठे, राहें तो मेरी थी तू पर किसी और की थी मंजिल, तुमसे मिलना और बिछड़ना कितना है मुश्किल, तुमसे मिलना और बिछड़ना कितना है मुश्किल। क्या बात, आपने एकदम संजीदा माहौल बना दिया। मुझे एक 2 पंक्तियाँ याद आई है किसी की, कि मुझे नाम याद नहीं है कवि का, लेकिन मैंने सुना था कि मौसम बदलता है तो चाहें भी बदल जाती हैं, मंजिल हो नई तो राहें भी बदल जाती हैं, और किसी की आँखों का जादू हमेशा रहता नहीं है, एक वक्त के बाद निगाहें भी बदल जाती हैं। तो आप कितनी सहमत हैं इन बातों से? देखिए, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे पास कहने के लिए एक ही चीज़ है कि मैं और मेरा प्रेम जी आज तक ना बदला है ना कभी बदलेगा, और मेरा तो बस यही मानना है कि दे रहे हैं बधाई ये अग्रिम प्रिय, होगी अपनी कहानी भी स्वर्णिम प्रिय, दे रहे हैं बधाई ये अग्रिम प्रिय, होगी अपनी कहानी भी स्वर्णिम प्रिय, आपका मैं भले ही प्रथम प्यार हूँ, आप मेरी मोहब्बत हो अंतिम प्रिय। क्या बात, एकदम कवि सम्मेलन वाला माहौल बना दिया आपने। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हीरामणि जी जो हैं वो हाल ही में मुंबई में जो सेमारू टीवी पर शैलेश लोढ़ा जी का प्रोग्राम आता है वाह भाई वाह, जो बहुत ही प्रसिद्ध शो है, वहाँ भी इन्होंने अपने प्रस्तुति दिए थे। हम जानते हैं इस बात को, और ये हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे राज्य का, हमारे अंचल का एक लड़का निकल कर जाता है और मुंबई में फतह कर कर लौटता है। तो हम जानते हैं कि जिस दिन उसका शूटिंग था उस दिन आपका जन्मदिन भी था। तो वहाँ का क्या था, मतलब कैसा आपको महसूस हुआ वहाँ तक पहुँचने के बाद, और जब आपके परिजनों ने, आपके दोस्तों ने, आपके घर में लोगों ने आपको टीवी पर देखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम बचपन से एक सपना देखते थे। जब पेपर में ये चीज़ें आई तो मैं उसमें मेंशन भी किया था, जब अखबार वालों ने पूछा तब। जब मैं 3री-4थी कक्षा में पढ़ता था तो उस समय एक शो आता था जी स्माइल चैनल में, कि क्योंकि ये है हास्य कवि मुकाबला, नासिर खान और श्वेता तिवारी जी जो है एंकरिंग करते थे। तो उसमें 3 कवि रहते थे, वो 3 कवि में 3 सेगमेंट रहता था। पहले सेगमेंट में उनको खुद की रचना सुनाती रहती थी, दूसरे सेगमेंट में जो है उनको एक टॉपिक दिया जाता था, उस पर सुनानी रहती थी, और तीसरे सेगमेंट में ऑन द स्पॉट कोई एक चिट्ठा निकालना रहता था, उस चिट्ठे के आधार पर उनको सुनानी रहती थी। तो जब मैं उसको देखता था तो मेरे अंदर बचपन से ही वो चीज़ थी कि यार ये तो मैं भी कर सकता था। और जब ब्रेक आता था तो उस समय मैं वो चिट्ठे पे जो टॉपिक निकला रहता था तो उसको देख करके मैं खुद टूटी फूटी अपनी जैसी भी समझ थी वो लिखा करता था। तो उस समय से टीवी पर जाने का एक वो हुआ करता था। तो दादाजी को मैं बोलता था कि हमारे छत्तीसगढ़ी में दादा महू जाहू ही हैं। तो दादाजी बोलते थे अबे तो पहली पढ़ लिख ले ओकर बाद बड़े होबे तो जाबे। मैं बोला ठीक है बिल्कुल, मैं जल्दी बड़े हुई हाँ तो जाऊँ ऐसे करके। तो वो जो चीज़ें थी समझ लीजिए कि बचपन से एक सपना टाइप से था, वो सपना आखिरकार जाके पूरा हुआ। और जब पूरा हुआ तब भी मुझे उम्मीद नहीं थी
कि ये सपना जो है वो इतनी जल्दी पूरा हो सकता है करके। मैं प्लांट में काम कर रहा था उस समय, उनके वाह भाई वाह की ओर से, शमारू टीवी की ओर से मेरे पास कॉल आया, तो मेरे हाथ पैर दोनों कांपने लगे और एकदम धड़कन जो है वो, मतलब बोलते हैं कि 72 बार 1 मिनट में धड़कता है, मेरा तो लगता है कि 144 बार धड़कना शुरू हो गया था। इस टाइप से स्थिति थी। फिर मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं भैया कहूँ, सर कहूँ, चाचा कहूँ, काका कहूँ, मामा कहूँ, क्या कहूँ। हाँ सर, हाँ भैया, हाँ 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 महाराज, हाँ ओके, इस टाइप से स्थिति हो गई थी। तो वहाँ जब अपन गए तो वहाँ एक चीज़ है, शैलेश लोढ़ा जी जो हैं वो ऐसे ही सुपरस्टार नहीं हैं। उन्होंने एक बात कही इंटरव्यू के दौरान, जब हम लोगों को सारे कवि जो पहुँचे थे उन लोगों की मीटिंग ली गई। उस मीटिंग में वो एक बात बोले कि आप जो है क्या सुनाना है, कैसे सुनाना है, आप मुझे यहाँ सुनाओ। मंच पर किसी व्यक्ति को कैसे सुपरस्टार बनाया जाता है ये मुझे अच्छे से आता है, और ये बात केवल और केवल एक सुपरस्टार कह सकता है। और आप देखिए, मैं वाह भाई वाह में जब गया, उससे पहले मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स जो थे वो 352 थे, आज 30,000 हो गए हैं। तो कैसे उन्होंने सुपरस्टार बना दिया, आप सोच ही सकते हैं। अब इसके बाद जो है वो एपिसोड आया, लोगों ने देखा, बहुत प्यार मिला। मेरे तो जो स्टूडेंट रहे हैं, हीरामणि साहू और विमल साहू, देवमणि साहू, और ऐसे करके जो भाई लोग हैं, उन लोग जो हैं वो तो 3-3, 4-4 बड़े बड़े 20x10 के फ्लेक्स बैनर वगैरह बनवा के शिवरीनारायण में जगह जगह टांग दिए। और हमारी हरेली उत्सव समिति बालकोन नगर की जो है वो जो है उन्होंने मुझे सम्मानित किया। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कई, यहाँ तक के राठौर समाज ने मुझे इस वाह भाई वाह में प्रस्तुति देने के लिए सम्मानित किया। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इतनी कम उम्र में मुझे जो मिला या जो हासिल हुआ वो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं मेरी औकात से कई गुना ज़्यादा है, और इस चीज़ की खुशी तो बहुत है। मतलब जितना मुझको पाना था उससे कई गुना पाया हूँ, ये कहा जा सकता है। संस्कृत में एक श्लोक है कि यत भावो तत् भवति, यानी आप जो सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, और आपने जो सोचा वो आप बन भी गए। और मैं ज़रूर बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि जितने भी युवा कवि, नवोदित कवि हमारे इस कार्यक्रम को देखेंगे, उनके लिए आप एक प्रेरणा ज़रूर होंगे, प्रेरणादायक साबित होंगे। तो जो उभरते हुए कलाकार हैं, जो हमारे अंचल के जो कवि हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आपकी सफलता में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, तो आप उनको कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आरजी न्यूज़ के माध्यम से मैं जितने भी नवोदित रचनाकार हैं, नवोदित कवि हैं, नवोदित साहित्यकार हैं, नवोदित कलाकार हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो है, आज मशीनी युग है ये, हम जो है वो बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। हम मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन की ओर भाग रहे हैं। तो उस स्थिति में हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी मेहनत जो है उसको भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी। आप देखिए, हमारे यहाँ रायगढ़ में वीर रस के एक बहुत ही उम्दा कवि हैं नरेंद्र गुप्ता जी। हमारी युवा पीढ़ी क्या कर रही है, आप देखिए, नरेंद्र गुप्ता जी जो हो गए वो वीर रस के कवि हैं। आज दिल्ली में उनका प्रोग्राम है जी। और आपके यहाँ भरत द्विवेदी जी उम्दा गीतकार हैं, वो आज फिल्मों में, छत्तीसगढ़ी फिल्मों में गाने लिख रहे हैं। मेरा पसंदीदा शायर है अब भाई हर्ष राज हर्ष, ठीक है। और हास्य के कवियों में बात करें तो दाता दीवाना जो है, ये जो नए लड़के हैं वो इतना अच्छा कर रहे हैं, वो उसका केवल और केवल एक ही चीज़ है कि हद से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप हद से ज़्यादा मेहनत करने के अलावा आपसे जो सीनियर हैं, उम्र में सीनियर नहीं, जो काम में सीनियर हैं, उनकी बातों को आप सुनो। आप जब तक के नहीं सुनोगे, जब उनकी बातों को नहीं मानोगे, आपको जो है वो बिल्कुल सफलता नहीं मिल सकती। शबीना अदीब जी का एक शेर है कि ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा, तुम आके बैठे हो पहली सफ़ पर। ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा, तुम आके बैठे हो पहली सफ़ पर। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नहीं है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। बाकी दो ही चीज़ है, आपको निरंतरता और मेहनत, ये दोनों करते रहिए, बिल्कुल सफलता आपके हाथ आएगी। हीरामणि जी, जैसे हम देखते हैं कि जितने नए कलाकार हैं उनके लिए कहा जाता है कि मंचों की कमी है, या उनको स्टेज नहीं मिल रहा है, या फिर कवि सम्मेलन के बारे में एक राय बना ली गई है, कवि सम्मेलन या मुशायरे के बारे में, कि जो कुछ लोग हैं जो इसमें आका बन के बैठे हैं वो नए कवियों को आने नहीं देना चाहते। इस तरह की हो सकता है ये मीथ भी हो, पर क्या है इसकी सच्चाई, क्या
इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सूरज की किरणों को धरती पर आने से किसने रोका है? आपके अंदर सूरज की किरणों की तरह तेज होनी चाहिए। आपकी कविताओं में, आपकी जो प्रस्तुति है उसमें तेज होनी चाहिए। आपको कोई नहीं रोक सकता। आप देख लीजिए, जो है बहुत अच्छे अच्छे कवि जो हैं नई पीढ़ी के, वो निकल करके आ रहे हैं और प्रतिभा है। हम बिना प्रतिभा के अगर ये कहें कि हमारे पास मंचों की कमी है या जो बड़े बड़े आका, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कई जो कवि सम्मेलन के मठाधीश हैं, और केवल कवि सम्मेलन नहीं, हर इंडस्ट्रीज़ में आप चले जाइए, हर इंडस्ट्रीज़ में कुछ मठाधीश ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नए लोगों को आने नहीं देना चाहते। लेकिन एक बात है, अगर आप जो है सूर्य की तरह चमकने लगे तो सूर्य को मुट्ठी पर ज़्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता। एक न एक दिन जो है आपकी चमक जो है वो दुनिया तक जाएगी। तो एक खिड़की से अंदर आई तो फिर पूरा कमरा रोशन हो गया। बहुत अच्छी बात आपने कही। एक बहुत बड़े कवि हैं, सुपरस्टार हैं कवि सम्मेलन के, उनकी वो एक इंटरव्यू में मैंने उनको सुना था, वो कहते हैं कि लोकप्रियता अपने आप में एक बोझ है। हीरामणि जी किस हद तक सहमत है इस बात से? देखिए, हमारे शैलेश लोढ़ा सर कहते हैं कि हमें अच्छा लगता है कि लोग हमें छूना चाहते हैं, हमारे साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, हमारे करीब आना चाहते हैं, हमारे साथ बात करना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही। बहुत खुशी होती है जब आपको स्टारडम मिलती है। जब हम रेलवे स्टेशन पे चले गए, जब हमको कोई मिल जाता है, कहता है अच्छा आप हीरामणि वैष्णव हो, कविता लिखते हो, अच्छा हाँ मैंने आपको यूट्यूब पे सुना, तो उस समय जो खुशी मिलती है उस खुशी का अंदाज़ा जो है वो शब्दों पे नहीं लगाया जा सकता या बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात तो है कि हद से ज़्यादा जब स्टारडम हो जाती है तो फिर आपको हेलमेट पहन के सब्जी लेने जानी पड़ती है, क्योंकि लोग जो हैं वो आपको वही है पाना चाहते हैं। तो लोकप्रियता जो है देखिए बोझ नहीं है, बस ये है कि आप अपने अंदर कुछ विशेष गुण जो हैं वो रखें, विनम्रता का भाव रखें, अपने आप को सरल बना के रखें। तो क्योंकि कलाकार के पास होता ही क्या है, कलाकार जो है वो लोग जो हैं प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, उसी से तो कलाकार लोकप्रिय होता है। तो मुझे नहीं लगता कि लोकप्रियता कोई बोझ है, वो कुदरत का देन है जी, वो कुदरत की देन है। और समझ लीजिए कि ईश्वरीय कृपा है वो, जो हर किसी को नहीं मिलती। एक कहावत है ना कि भाग्यशाली होना अलग बात है, लेकिन भाग्य में शाली होना अलग बात है जी। तो बस वही कहानी है कि लोकप्रियता बोझ हो सकती है, लेकिन लोकप्रियता ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। मतलब हीरामणि जी हेलमेट पहनकर सब्जी लेना जाना चाहते हैं? पता नहीं भाई साहब आगे क्या स्थिति है, लेकिन हाँ मैं अब फिर से वही बात कह रहा हूँ कि इतनी कम उम्र में मैंने अपने औकात से कहीं ज़्यादा पाया है। सारे जो दोस्त यार हैं, जो भाई बंधु हैं, जो सगे संबंधी हैं, जो बालकों के हमारे साथी या अधिकारीगण हैं, मेरे इंटक के यूनियन के जो बड़े भैया लोग हैं, सबका प्यार जो है वो बहुत मिलता है। मेरे गांव में तो जैसे मेरे कवि सम्मेलनी मंचों के जो नींव के पत्थर कहूँ हरि यादव जी वो हैं, और मेरे बड़े भैया पूर्व सरपंच जो खगेश वैष्णव जी हैं, और हमारे भाई चाचा संत राम पटेल जी, संतोष वैष्णव जी, पूरन पटेल जी, और करुणा शंकर कैवर्त जी, और गिरवर कैवर्त, ऐसे करके मेरे बहुत सारे दोस्त यार ऐसे हैं जो मतलब जान छिड़कते हैं मुझ पर। तो ये, और इसके अलावा जो दुनिया भर से जो प्यार अलग से मिलता है उसका तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल है हीरामणि जी, और बहुत ही आखिरी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की समय में हम देखते हैं, अभी के टाइम में आप गुजरात में शो करके आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के तमाम ज़िलों में, तमाम शहरों में शो कर रहे हैं, तमाम तरह की शोहरतें आपके पास हैं, जॉब में भी हैं आप, हर तरह से आप समृद्ध हैं, लेकिन इसके बाद भी आप शादी अभी तक आपने नहीं किया। क्यों भाई, क्यों पीछे पड़े हो आप? मैंने सुना है कि आपके लिए बहुत रिश्ते भी आते हैं, पर आप उनको बड़े ही प्यार से, बड़े ही विनम्रता से उन्हें ना कह देते हैं। क्या कारण है कि कहीं हीरामणि जी अटल बिहारी वाजपेयी की तरह अपने साहित्य से राजनीति में जाने का इरादा तो नहीं है कि?
मैं सच बोलूं या मीठा बोलूं? अब जो भी बोलिए वो बोलिएगा जो माता जी देखेंगी हमारा वीडियो। नहीं, माता जी तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन आपसे मैं सवाल पूछा, इसके दो पहलू हैं। एक तो सच बोलना और दूसरी बात यह है कि मीठा बोलना। आप क्या सुनना चाहते हैं? जी हमारा तो काम ही है सच बोल उगलवाने का और सच बोलने का, तो हम तो सच ही सुनना चाहते हैं। सच ये है कि मैं जो है जिस लड़की से प्रेम करता था, उस लड़की के अलावा किसी और लड़की को देख पाना, समझ पाना या स्वीकार कर पाना अभी के लिए मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मतलब ये है कि अगर मैं अभी शादी करता भी हूँ तो वो मेरे लिए समझ लीजिए कि वो समझौता या मजबूरी ये होगी। इस तो मानसिकता जो है या मेरे दिल के भाव जो हैं, वो अब हम कवि जो होते हैं वो संवेदनाओं के व्यापारी होते हैं, तो संवेदनाएं जो है मेरे अंदर से नहीं आ पा रही है, बस इसीलिए टाल रहे हैं। अब देखते हैं कब तक के भावनाएं जो है मन में घर करके रखती है, और अगर ऐसी स्थिति आती है कि ये संवेदनाएं जो है ऐसी ही दिल पे रही, तो हो सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नक्शे कदम पर आपको हीरामणि वैष्णव भी चलता मिले। जी जी जी, मतलब राजनीति में भी आप आगे जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीति में भाई सलमान खान ने भी शादी नहीं करी है, योगी आदित्यनाथ जी ने भी शादी नहीं करी है, क्या बोलते हैं APJ अब्दुल कलाम जी ने भी शादी नहीं की है। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर हम शादी नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम राजनीति में ही जाएं। नहीं, पर जितने जैसे अटल बिहारी जी से मैंने इसलिए तुलना की क्योंकि उनकी जो वाक पटुता थी, वो एक साहित्यकार भी थे, तो वो सब आप में मुझे नज़र आती है शुरुआती दौर में ही। तो कार्यक्रम को अब अंतिम उसमें हैं हम लोग। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का विराम हम आपके कुछ गीतें, कुछ मुक्तक कुछ सुना कर करते हैं तो मज़ा आएगा। होली का माहौल भी है। देखिए, होली का माहौल है वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम रायपुर में आज इंटरव्यू शूट कर रहे हैं और रायपुर से लगा हुआ माँ कौशल्या का धाम है, तो वहाँ जो है भगवान राम विराजित हैं और बिल्कुल बिल्कुल हमारे भांचा रहे हैं राम जी। तो आज राजनीति ने भगवान राम को विभिन्न प्रकार से बांट दिया है। बिल्कुल। तो मैं वहाँ से दो घनाक्षरी छंद हैं वो कह करके इस कार्यक्रम को अपन विराम देना चाहेंगे। बिल्कुल कि प्रेम के बारे में इतनी बातें हुई, लेकिन प्रेम का वास्तविक जो स्वरूप है, जो मुख्य बात है, वो तो मैं कहना ही भूल जा रहा हूँ। बिल्कुल इसको किसी भी सांप्रदायिक रूप से न लिया जाए, इसको आप जो है प्रेम के वास्तविक के रूप में देखे, साधना के रूप में देखे, तब आपको समझ में आएगा कि साधना हो वंदना हो, प्रेम की उपासना हो, ऐसे प्रेम का प्रसंग आज भी सटीक है। साधना हो वंदना हो, प्रेम की उपासना हो, ऐसे प्रेम का प्रसंग आज भी सटीक है। लोक सेवा भाव वाली भावना हो, प्रेम में तो एक भी दिखावे के बिना भी प्रेम नीक है। प्रेयसी के प्रेम में जो हाथ काट दूं किसी का, आप ही बता दो कि कहाँ ये बात ठीक है, आप ही बता दो कि कहाँ ये बात ठीक है। और ताज को कहा किसी ने प्रेम का प्रतीक, किंतु राम से तुझसे बड़ा क्या प्रेम का प्रतीक है। और तब मैं कहना चाहता हूं कि आखिर ये राम है कौन? ये राम मेरे अंदर के राम है, आपके अंदर के राम है, बिल्कुल हमारे जो कैमरामैन भाई साहब है जो शूट कर रहे हैं उनके अंदर का राम है। तब ये कहना चाहता हूँ कि है अनूप शिल्प राम, अल्प का विकल्प राम, कल्प का प्रकल्प राम, राम आठोयाम है आस्था का अर्श राम, हर्ष का है आस्था का अर्श राम, हर्ष का विमर्श राम, प्रकृति प्रकर्ष राम, राम ही ललाम है। और आरती अजान राम, एक संविधान राम, आरती अजान राम, एक संविधान राम, सूर्य के समान राम, राम अविराम है। और वासना का अंत राम, साधना में संत राम, भावना अनंत राम, राम को प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे साथ देख रहे थे, हीरामणि वैष्णव जी थे, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी यात्राएं और भी प्रशस्त हो और भी उज्जवल हो। और फिलहाल के लिए यहीं पर कार्यक्रम को देते हैं विराम।
फिर मिलेंगे एक नए शायरों से, नए कवि से जो हमारे छत्तीसगढ़ की माटी को विभिन्न शहरों में, विभिन्न जगहों पर जाकर उसे पुण्य करते हैं और पुण्य करते आ रहे। नमस्कार। और होली और रंग पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस होली में आपके जीवन के रंग कभी फीके ना हो और होली के रंग और आपकी उमंग दोनों हमेशा आपके जीवन और आपके शरीर पर चढ़ी रहे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।